नमस्कार मेरे उन सभी साथियों को जो इस क्लास को पूरा लेते हैं और जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 11 सितंबर 2021 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं और काफ़ी शॉर्ट तरीके से सभी क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश की गई है। तो उठा लीजिए अपने पेन, पेपर, कॉपी और साथ में रखिए वर्ल्ड और इंडिया का मैप। इंडिया और वर्ल्ड मैप की सहायता से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार उसे लाइक और चैनल पर यदि नए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चनों को काफ़ी शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। और आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करेंगे हम अपने करंट अफेयर क्लास की। पहला क्वेश्चन है हमारा, आज का मोटिवेशनल कोड है हमारा, उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को। उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। बंदगी भी नाज करे, आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी मिसाल दे। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोड आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज हम शुरुआत करेंगे अपने करंट अफेयर क्लास की, जिसमें पहला ही क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसको आपको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने वाला भी हूँ। पहला ही क्वेश्चन हमारा, शुरुआत करते हैं। 10 सितंबर को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को कार्यभार संभालने की इजाज़त दी गई है। यानी हम बात करें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अब नए अध्यक्ष होंगे सरदार इकबाल सिंह। बात करें यदि हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो यह सांविधिक आयोग है, यानी एक लीगल आयोग है और जिसकी स्थापना संसद के एक विधेयक से 1992 के एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम बात करें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो इस मंत्रालय के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब हम बात करेंगे कुछ लल्लन टॉप नियुक्तियों पर और सभी क्वेश्चनों में आपको लल्लन टॉप प्रश्न भी बताऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी अच्छे साबित होंगे। तो इसकी हम प्रमुख नियुक्तियों में हम बात करेंगे। अरुण कुमार, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1993 के एक्ट से। और यह दिवस कब मनाते हैं, तो यह मनाते हैं हम, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है वह 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसी के साथ रेखा शर्मा, यह राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यभार आगे बढ़ा दिया गया है। इसी क्रम में हम बात करेंगे विजय सांपला, जो कि अनुसूचित जाति आयोग के हेड हैं, यानी एससी आयोग के हेड कौन है, विजय सांपला। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। लास्ट क्वेश्चन में हम आपसे एक ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हम शुरुआत करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है। 9 सितंबर को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना को MRSAM प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी है। यह क्या है? तो हम बात करें कि DRDO यानी डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक भारतीय वायुसेना को MRSAM, यानी इसका मतलब है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एक प्रणाली की फायरिंग यूनिट किसे सौंपी है, तो भारतीय वायुसेना को सौंपी है। किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा। बात करें DRDO की, तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं सतीश रेड्डी। हम बात करें कि यह क्या है MARSAM, तो ये क्या है, एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? सतह से हवा मार करने में यह प्रणाली सक्षम है। और इसकी पहली फायरिंग यूनिट किसे सौंपी गई है, तो भारतीय वायुसेना को, जिसमें बनाने में हेल्प की है इजराइल ने और इसे बनाया है किसने? DRDO ने। अब हम देखेंगे MRSAM, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो MR से हो गया मीडियम रेंज और SA सरफेस टू एयर मिसाइल।
इसको आप याद रखना। यह क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप अंत तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो सभी क्वेश्चन के जो भी प्रश्न हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। काफ़ी मेहनत की गई है इस वीडियो को बनाने में, तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक तो जरूर देखें, सभी क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल हैं। मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है? तो हाल ही में हम बात करें, मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की बात की गई है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की बात की गई, किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। जिसमें किस देश के साथ साझेदारी की है? तो तमिलनाडु ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है, और इसमें डेनमार्क अपनी भागीदारी लेगा। इस द्वीप में क्या होगा? तो इसमें बिजली का उत्पादन होगा, कितना? तो 4 से 10 गीगावाट तक। कितना? 4 से 10 गीगावाट तक यहाँ पर बिजली का उत्पादन होगा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि डेनमार्क से संबंधित है। डेनमार्क जो है जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि ऊर्जा से संबंधित हैं। तो 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य रखा गया है 175 गीगावाट का, और 2030 तक हम बता दें आपको तो यह 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ऊर्जा मुक्त या स्वतंत्र हो जाएगा सन 2047 तक। वहीं पर यदि हम बात करें, सेफ सिटीज़ इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी है। किसमें? तो सेफ सिटीज़ इंडेक्स में। ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। हम चलते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। इसमें भी आपको जो भी नए राज्यपाल और जितने भी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उन सभी की एक लिस्ट पूरी आपके लिए बना दी है, जिसे आपको एक बार पढ़ना है। 9 सितंबर 2021 को नए उत्तराखंड राज्यपाल बनाए गए हैं। तो हाल ही में आपको पता है कि यहाँ की पिछली जो राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते उत्तराखंड की नए राज्यपाल बनाए गए हैं गुरमीत सिंह, जो कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल हैं, और यह बने हैं अब उत्तराखंड के नए राज्यपाल। इसी के साथ साथ हम बात करें कि 4 अन्य नए राज्यपाल भी बनाए गए हैं, जैसे बनवारी लाल पुरोहित, यह तमिलनाडु से पंजाब इनको भेज दिया गया है। पहले पंजाब के थे तमिलनाडु के थे बनवारी लाल पुरोहित, जिनका स्थानांतरण करके ना पंजाब भेज दिया गया है। जगदीप मुखी यह असम के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल थे, जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार नागालैंड का दे दिया गया है। वहीं पर RN रवि यह तमिलनाडु के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, और थावरचंद गहलोत यह कर्नाटक के थे, जिनकी नियुक्ति कुछ दिनों पहले की गई थी। अब हम बात करेंगे कुछ नए मुख्यमंत्री जिन्हें हाल ही में 2021 में बनाया गया है। नए मुख्यमंत्री में हम बात करें तो बिशवराज बिस्वा यह कर्नाटक के नए CM बने हैं। असम के नए CM हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। केरल के नए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बने हैं, और पुडुचेरी के N रंगास्वामी नए मुख्यमंत्री बने हैं। और उत्तराखंड के भी नए, जैसा कि आपको पता है, पुष्कर धामी नए CM बने हैं। तो ये स्पेशल फैक्ट इस क्वेश्चन से जाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए हेल्पफुल और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन रहने वाला है। हम क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्यू करकाट अवरनार लेक क्या है? क्यू करकाट अवरनार लेक क्या है? तो हम बात करें, यह एक द्वीप है जो कि ग्रीनलैंड के उत्तर की ओर खोजा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में, यह हमारा ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के ऊपर यहाँ पर सबसे ऊपर एक द्वीप खोजा गया है, जिसका नाम रखा गया है क्यूनरकट अवरनार लेक। ठीक है, अवरनार लेक ग्रीनलैंड के पास स्थित है ये, और इसका अर्थ होता है सबसे उत्तरी द्वीप। तो सबसे उत्तरी द्वीप का अर्थ होता है क्यूकरकाट अवरनार लेक, इसका अर्थ होता है सबसे उत्तरी द्वीप, और यह ग्रीनलैंड के उत्तर में पास इसकी खोज की गई है। इससे पहले यदि हम बात करें सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा था, तो उडाक द्वीप, यह भी ग्रीनलैंड के पास था, उडाक द्वीप, और सबसे पहले यही था उत्तरी द्वीप। अब नया खोज लिया गया है, जिसका नाम रखा गया है क्या? क्यूकरकाट अवरनार लेक, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करें ग्रीनलैंड से संबंधित कुछ प्रश्न। तो यह डेनमार्क के अधीन है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा देश है। इसी के साथ हम बात करें जोया अग्रवाल, तो अमेरिका से बेंगलुरु तक पहला महिला पायलट दल था, जो इतनी दूरी तक, ऊंचाई तक, या पहला पायलट दल था जो ग्रीनलैंड के ऊपर से होकर गुजर के गया था।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें मैं सभी दिवसों के लिए आपको बताऊंगा, यानी सितंबर माह के जितने भी दिवस हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। प्रतिवर्ष हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस, और इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां, है ना। हिमालय का योगदान और हमारी जितनी भी हिमालय के प्रति जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उन सभी के लिए क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, यह थीम रखी गई है। अब हम सितंबर माह से संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 5 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। वहीं पर हम बात करें कि विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को लोकतंत्र तथा इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, और वहीं पर 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो एक साथ सभी नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप इसे लिख लीजिए, और यदि आप इसे लिखना नहीं चाहते हैं तो हमारी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप देख सकते हैं पसीना टपक रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। 9 सितंबर को शुरू किया गया मैं भी डिजिटल 3 पॉइंट अभियान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्ट्रीट वेंडर से। यदि हम बात करें कि मैं भी डिजिटल 3 पॉइंट अभियान यह किसके तहत शुरू किया गया है, तो आपको पता है कोविड-19 के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्वनिधि योजना, जिसका नाम रखा गया था PM स्वनिधि योजना, चलाई गई थी। जिसके तहत क्या किया था, तो जितने भी रेहड़ी पटरी यानी रोड के किनारे जो भी ठेले लगाते हैं, जितने भी हॉकर वगैरह होते हैं, उन सभी के लिए इस योजना के तहत 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और 10,000 रुपये एक साथ जमा करने पर 1 साल के अंदर तो उन्हें 7% की सब्सिडी भी दी जाएगी। यह इस योजना के तहत कार्य चलाया गया था, और इसी के तहत अब एक नई अभियान चलाया गया है मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान, यानी मोदी जी के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। और इस अभियान के तहत उन्होंने कहा था कि जितने भी व्यक्ति यानी रेहड़ी पटरी वाले हैं वह 10,000 रुपये 1 साल के अंदर यदि जमा कर देते हैं तो उन्हें 7% का ब्याज दिया जाएगा। अब 1 साल हो चुकी है, लेकिन इसको डिजिटल रूप से भुगतान करने के लिए इन सभी को नहीं पता है, जिसके लिए चलाया गया है मैं भी डिजिटल 3.0। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, तो जितने भी QR कोड हैं, है ना, उनके द्वारा भुगतान करने की ट्रेनिंग इस पोर्टल के अंदर दी जाएगी या इस अभियान के अंदर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये किससे संबंधित है, स्ट्रीट वेंडर्स, यानी जो भी हमारे रेहड़ी पटरी रोड के किनारे जो होते हैं, लगाते हैं ठेले वगैरह, उन सभी से संबंधित है। अब हम बात करेंगे 2 इम्पोर्टेंट पोर्टल जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। समृद्ध पोर्टल यह स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। वहीं पर हम बात करें मधु क्रांति पोर्टल, तो यह उत्पादन के लिए एक प्लेटफॉर्म है। मधुमक्खी के उत्पादन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है मधु क्रांति पोर्टल। ये दोनों पोर्टल आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं सभी बैंकों से संबंधित बातें आपको बताऊंगा। हाल ही में किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना एक नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में हम आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसके द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, और इसका नाम रखा गया है बॉब वर्ल्ड। क्या, बॉब यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बॉब, इसको हम बॉब के नाम से भी जान सकते हैं। यह किससे संबंधित होगा, तो बैंकिंग संबंधित जितनी भी सेवाएं होती हैं उन सभी को एक ही पोर्टल पर एकत्रित करना, उनका निवारण करने के लिए इस बॉब वर्ल्ड नाम के प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किस बैंक के द्वारा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये तो हो गया इस संबंधित। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो बैंक से संबंधित हैं। जैसे कि आपको पता है इम्पीरियल बैंक, यह कलकत्ता बैंक, मुंबई बैंक और मद्रास बैंक, यानी कलकत्ता बैंक, बॉम्बे बैंक और मद्रास बैंक को मिलाकर 1921 में एक बैंक बनी थी जिसका नाम था इम्पीरियल बैंक, और इसी इम्पीरियल बैंक का नाम बदलकर 1955 में क्या रख दिया गया, SBI। ठीक है, जिसके प्रेजेंट टाइम में कौन हेड है, तो दिनेश खारा। वहीं पर हम एक और इम्पोर्टेंट बैंक RBI की बात करें तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत की सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं शक्तिकांत दास। यदि बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1934 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका एक्ट आया था 1934 में। ठीक है, और इसकी
जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी, माफ़ करिए दोस्तों, मैं इसकी डेट की याद नहीं आ रही है, परंतु इसका सन है 1949 को इसकी क्या किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था सबसे बड़ी बैंक आरबीआई बैंक का। तो यह आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है, और यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि हम बता रहे हैं, 11 सितंबर को किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यह तेलंगाना के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके तहत क्या होगा? तो ड्रोन के द्वारा चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे क्या होगा, सभी हर किसी के पास चिकित्सीय सुविधाएं बहुत ही आसानी के साथ उपलब्ध हो सकती हैं, जिसके लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया है। जिसके किसके द्वारा? तो नीति आयोग, विश्व आर्थिक मंच और अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा इस अनोखी पहल को चलाया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तेलंगाना से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, तेलंगाना हमारा कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना हमारा दक्षिण में स्थित है। जैसा कि आप ये नीले से नीला पूरा देख सकते हैं, ये पूरा हमारा क्या है? तो तेलंगाना है। अब हम तेलंगाना से बात है, कुछ प्रश्न रखेंगे आपके सामने, जिन्हें आपको मेरे साथ नोट डाउन करना है। रामगुंडम सोलर प्लांट यह तेलंगाना में है, और यह तैरता हुआ एक सोलर प्लांट है। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 17, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और विधानसभा सीटों की संख्या है 119, जिसे हम शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं, 17 × 7 = 119। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। वहीं पर हम बात करें कि नेशनल पार्क है यहाँ का मृगवानी, और टाइगर रिजर्व है यहाँ का एक अमरावती टाइगर रिजर्व, और यहीं पर चलाई गई थी दलित बंधु योजना। ठीक है, दलित बंधु योजना किससे संबंधित थी? तो सभी पत्रकारों से संबंधित थी दलित बंधु योजना। नहीं, दलित बंधु योजना जो संबंधित थी यहाँ के सभी दलित परिवार के लोगों से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेथनॉल संयंत्र उत्पादन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। ये भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? तो कोयले से मेथनॉल बनाया जाएगा। यदि हम बात करें इससे संबंधित कुछ प्रश्नों की, तो बायोफ्यूल पॉलिसी यह किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। ई पायलट प्रोजेक्ट यह पुणे में प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया था, जिसमें पेट्रोल की भागीदारी 100% हो सके और एथेनॉल के उत्पादन में बढ़ावा मिल सके। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ई पायलट प्रोजेक्ट योजना शुरू की थी। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको थोड़ी सी वीडियो यूनिक लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलना। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इसका नाम है मनमोहन क्लासेस। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लें। इसका नाम है मनमोहन क्लासेस। टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी PDF प्रोवाइड होंगे, तो उसे आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को अलविदा करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंत में आपसे दो बात कहना चाहूँगा।